अच्छा, एक बात सोचिए। आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और आपका मन एक बहुत बड़ा पिज्ज़ा खाने का है, लेकिन वो अकेले खाने के लिए बहुत बड़ा भी है और महंगा भी। कैसा हो अगर रेस्टोरेंट आपको और कुछ दूसरे लोगों को सिर्फ एक एक स्लाइस खरीदने दे? आज की हमारी चर्चा कुछ कुछ इसी विचार पर है, लेकिन फाइनेंस की दुनिया में। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प ब्लॉग्स और रिपोर्ट्स हैं जो एसेट टोकनाइजेशन पर बात करते हैं। हम समझेंगे कि ये है क्या और ये रियल एस्टेट या सोने जैसी कीमती चीजों के मालिकाना हक को कैसे बदल रहा है। चलिए इस विषय को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। आसान भाषा में अगर कहें तो एसेट टोकनाइजेशन किसी भी असल दुनिया की संपत्ति से जुड़े अधिकारों को, मतलब उसके ओनरशिप राइट्स को, ब्लॉकचेन पर एक डिजिटल टोकन में बदलने का प्रोसेस है। ये टोकन मालिकाना हक के डिजिटल सर्टिफिकेट जैसे हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है, कोई क्रिप्टो करेंसी स्पेक्यूलेशन नहीं। अच्छा, तो ये अचानक इतना चर्चा में क्यों आ गया? मतलब ऐसा क्या बदला है? देखिए, यहाँ कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो रियल एस्टेट जैसी बड़ी संपत्तियों में हमेशा से लिक्विडिटी की कमी रही है। लिक्विडिटी मतलब उन्हें खरीदना बेचना मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। साथ ही अब ब्लॉकचेन तकनीक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद हो गई है, और निवेशक भी अब मतलब डिजिटल और चौबीसों घंटे ट्रेडिंग की उम्मीद रखते हैं। तो तकनीक और निवेशकों की बदलती उम्मीदें, ये दोनों इसे आगे बढ़ा रही हैं। तो फिर इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो लिक्विडिटी ही है। जो संपत्ति पहले सालों तक फंसी रहती थी, उसे अब आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है। छोटे छोटे हिस्सों में भी। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है पारदर्शिता और सुरक्षा। ब्लॉकचेन की वजह से हर लेन देन का एक पक्का रिकॉर्ड होता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिचौलियों को कम करते हैं, जिससे लागत और समय दोनों बचते हैं। लेकिन क्या इसके कुछ असली दुनिया के उदाहरण हैं, या ये सब अभी सिर्फ कागजों पर है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। बड़े संस्थानों को देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने एक टोकनाइज्ड बॉन्ड जारी किया है, और ब्लैक रॉक का BUIDL फंड भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और आम निवेशकों के लिए क्या ये उन तक पहुंचा है? हाँ, और यही बात इसे आकर्षक बनाती है। जैसे HSBC ने एक गोल्ड टोकन लॉन्च किया है, जिससे छोटे निवेशक भी सोने में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। सिग्नम बैंक ने तो पिकासो की एक पेंटिंग को टोकनाइज किया। पिकासो की पेंटिंग का एक हिस्सा? ये तो सुनने में ही अनोखा लगता है ना? और दुबई में प्राइपको नाम की एक कंपनी ने तो एक पूरा विला टोकन के जरिए बेच दिया। तो ये बिल्कुल पिज्जा वाले उदाहरण जैसा ही हुआ, बस यहाँ हम एक विला का स्लाइस खरीद रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इस मामले में भारत कहाँ खड़ा है? क्या यहाँ भी ऐसा कुछ हो रहा है? भारत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी का सुझाव है कि सिर्फ जमीन की संपत्ति को टोकनाइज करने से देश की GDP ग्रोथ 8% तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। 8%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और भारत की पहली ग्लोबल फाइनेंशियल हब गिफ्ट सिटी में इस पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। तो फिर इसमें चुनौतियां क्या हैं? अगर इतने फायदे हैं तो ये तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ, चुनौतियां तो हैं। पहली तो यही कि रेगुलेशंस अभी पूरी तरह से साफ नहीं है। अच्छा। दूसरा, लोगों में ब्लॉकचेन, क्रिप्टो और टोकनाइजेशन को लेकर अभी भी काफी कंफ्यूजन है। वो सब कुछ एक ही नजर से देखते हैं, और शुरुआती लागत भी ज्यादा है। तो इन सबका क्या मतलब निकालें? ऐसा लगता है कि एसेट टोकनाइजेशन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये तो फाइनेंशियल मार्केट के काम करने के तरीके को ही बदल रहा है। बिल्कुल। ये कीमती संपत्तियों तक पहुंच को कुछ चुनिंदा लोगों से निकालकर सबके लिए खोल रहा है। सही बात है। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल भी उठता है। जैसे जैसे ये तकनीक आगे बढ़ेगी, मालिकाना हक या ओनरशिप की परिभाषा ही शायद बदल जाएगी। सोचिए, क्या होगा जब हमारे आसपास की हर चीज, एक लोकल बिल्डिंग से लेकर एक ग्लोबल ब्रांड तक का मालिकाना हक स्टॉक मार्केट की तरह आसानी से खरीदा और बेचा जा सकेगा। यह सोचने वाली बात है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।